अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइज़ हम यहाँ पे क्लास 10th हिस्ट्री के ऊपर MCQs कर रहे थे। ये हमारी इनफैक्ट MCQ सीरीज़ थी हिस्ट्री के ऊपर। देखो, सोशल साइंस में आपको 20 MCQs होते हैं, तो हमारा टारगेट है कि आपको 20 आउट ऑफ 20 मिलना चाहिए पूरी, ठीक है। MCQs आपका एक भी नहीं गलत होना चाहिए, इसलिए हम ये पूरी सीरीज़ लेकर आए हैं, ठीक है। एंड ये हमारा इस सीरीज़ का 4th पार्ट है। इससे पहले हमने 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आज हमें क्या यहाँ पे स्टडी करना, तो आज यहाँ पे देखोगे तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं। देखो, लॉन्ग आंसर में आपको चॉइस मिलेगी, लेकिन ऑब्जेक्टिव में कोई चॉइस नहीं मिलने वाला, आपको ऑब्जेक्टिव में करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर वहाँ पे आ गया तो यू हैव टू अटेम्प्ट द ऑब्जेक्टिव। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, देख लेते हैं। कहता है, फॉर होम डिड पोर पीजेंट्स एंड आर्टिशंस इन द कंट्री साइड बिगेन वर्किंग। तो कहता है किसके लिए जो पीजेंट थे या आर्टिसंस थे, ये किसके लिए काम करते थे। तो याद रखना ये मर्चेंट्स के लिए काम किया करते थे, ठीक है। हमारा राइट आंसर इसमें क्या आ जाएगा, अगर हम देखें तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा बी, जो मर्चेंट्स थे इनके लिए काम करते थे। क्वेश्चन नेक्स्ट है, हाउ मेनी वर्कर्स वेर एम्प्लॉयड बाय ईच मर्चेंट्स एट द स्टेज ऑफ क्लॉथ प्रोडक्शन बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले तो कहता है कि एक जो मर्चेंट होता था उसके यहाँ कितने मजदूर काम करते थे, बोले तो कितने एक एम्प्लॉयर या वर्कर काम करते थे। तो याद रखना नियर अबाउट 20 से 25 तक होते थे, ज़्यादा नहीं होते थे, 20 से 25 तक होते थे। लोकल इकोनॉमी थी तो उतनी बड़ी इंडस्ट्री नहीं थी, इंडस्ट्री था ही नहीं इनफैक्ट। तो कोटेज टाइप की छोटी सी कारखाने हुआ करते थे, उसमें ये काम करते थे, ठीक है। ये घरों में काम करते थे मोस्टली। वट वॉज द फर्स्ट सिंबल ऑफ न्यू एरा इन ब्रिटिश। तो ब्रिटिश के अंदर नया सिंबल क्या था, न्यू एरा का सिंबल क्या था, तो याद रखना वो था कॉटन, ठीक है ना। कॉटन का ब्रिटिश के अंदर जाना, तो ये एक न्यू एरा का इंट्रोडक्शन था ब्रिटिश के अंदर, और इसी की वजह से ब्रिटिश ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की थ्रू आउट द वर्ल्ड, बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया ब्रिटिश। How many raw cottons was Britain? Okay. How much raw cotton was British importing in 1760 to feed its cotton industry? ठीक है, देखें तो ब्रिटिश के अंदर एक बहुत बड़ी कॉटन इंडस्ट्री थी, उसको फीड करने के लिए इसको बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना पड़ता था। अच्छा, उसके पास खुद का कॉटन नहीं था, बट उसको इंपोर्ट करना पड़ता था। एंड अगर हम देखें तो वो करता था नियर अबाउट 2.5 मिलियन पाउंड्स, इतना वो रॉ कॉटन मतलब जो कॉटन होता था वो इंपोर्ट करता था अपनी कंट्रीज़ के अंदर, ठीक है। विच ऑफ दीज वेयर द मोस्ट डायनामिक इंडस्ट्रीज इन द ब्रिटेन। तो आपको बताना है कि ब्रिटेन के अंदर कौन सी मोस्ट डायनामिक इंडस्ट्रीज हैं। तो 4 ऑप्शन आपके पास, देख लेते हैं। बट इसमें जो राइट आंसर आ जाएगा कॉटन एंड मेटल्स, ये बहुत ही बैकबोन थे ये ब्रिटिश की इकोनॉमी में, ठीक है। विच इंडस्ट्री लेड द वे बाई ब्रिटिश आफ्टर 1840। तो बात ये है 1840 के बाद ब्रिटिश के अंदर कौन सी कंपनी ने अपना रास्ता मजबूत कर लिया था, मतलब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी, तो वो थी आयरन की इंडस्ट्री, ठीक है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ने बैकबोन बना लिया था 1840 के बाद ब्रिटिश के अंदर। बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ डैश द डिमांड फॉर आयरन एंड स्टील इंक्रीज रैपिडली। तो किसके एक्सपेंशन से डिमांड फॉर आयरन एंड स्टील इंक्रीज होगी, तो याद रखना रेलवेज़ की वजह से। रेलवे जब आ जाता है, रेलवे जब वजूद में आ जाता है तो ट्रांसपोर्ट ईजी हो गया, तो इस वजह से जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री थी वो बूम करने लगी। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा रेलवेज, ऑप्शन डी। इतना हो गया क्लियर। आगे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग मैन्युफैक्चर्ड द न्यू मॉडल ऑफ स्टीम इंजन। तो न्यू मॉडल ऑफ स्टीम इंजन किसने ये बनाने की कोशिश की, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन है मैथ्यू बोल्टन। इसने क्या बनाया, स्टीम इंजन बनाने की कोशिश की, ठीक है ना, नया वाला, ठीक है ना। उसके बाद फ्रॉम वेयर डिड आर्मीनियन एंड पर्शियन मर्चेंट्स टेक गुड्स। तो जो आर्मीनिया के या जो पर्शिया के जो मर्चेंट्स थे वो अपना सामान कहाँ से लेते थे, गुड्स कहाँ से लेते थे। तो याद रखना वो पंजाब से भी लेते थे, ईस्टर्न पर्शिया से भी लेते थे, सेंट्रल एशिया से भी लेते थे। अगर हम एक लाइन में बोलें तो ऑल ऑफ द एबो इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ दिस। हु लिंकड द पोर्ट टाउन टू इनलैंड रीजन। तो पोर्ट टाउन से इनलैंड रीजन तक कौन लिंक करता था, हु लिंकड द पोर्ट टाउन्स टू द इनलैंड रीजन। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास इंडियन ट्रेडर्स, नहीं सॉरी, इसका राइट आंसर आ जाएगा सप्लाई मर्चेंट्स, ठीक है। हो गया इतना क्लियर। आगे चलते हैं भाई। होम डिड ट्रेड थ्रो द न्यू पोर्ट कम टू बी कंट्रोल। तो किसके जरिए कंट्रोल की जाती थी, याद रखना ये की जाती थी पोर्ट के जरिए जो ट्रेड होती थी वो कंट्रोल करते थे यूरोपियन कंपनीज, ये ठीक है ना। इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। वेयर वाज द एल्गिन मिल स्टार्टेड इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत। आप इसको जितने भी लिखना चाहते हो लिख दो, क्योंकि ये एग्जाम ओरिएंटेड है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कानपुर में ये पहली बार एल्गिन मिल स्टार्ट की गई थी, सेटअप की गई थी इनफैक्ट। व्हेन डिड द क्वेश्चन क्या कहता है, When did the first spinning and the weaving mill of Madras begin production। तो जो स्पिनिंग एंड वेविंग मिल मद्रास के अंदर पहली बार इनॉग्रेट की गई थी, लगाई गई थी, तो उसने काम करना कब चालू किया, तो याद रखना 1874 के अंदर इसने सबसे पहले काम करना शुरू कर दिया। राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन है, ठीक है ना। हाउ मेनी वर्कर्स वेयर देयर इन द इंडियन फैक्ट्रीज इन 1901। तो इंडियन फैक्ट्री में 1901 की बात हो तो कितने वर्कर वहाँ पे काम करते थे, तो याद रखना है अबाउट 5 लाख पीपल, 5.8 लाख। यहाँ पे देखो तो ऑप्शन भी हमारा आएगा 5,84,000 पीपल, इतने लोग काम करते थे इंडियन
इंडियन फैक्ट्रीज में एट द टाइम ऑफ 1901, ठीक है ना। वेयर द मोस्ट लार्ज वेयर मोस्ट ऑफ द लार्ज स्केल इंडस्ट्री लोकेटेड इन 1911। तो 1911 में ज़्यादातर लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहाँ पे लोकेट करती थी, तो याद रखना ये बंगाल और बॉम्बे में, क्योंकि तब यहाँ पे ब्रिटिशर आए थे। बंगाल एंड बॉम्बे ये ऐसे दो एरिया थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या करती थी, फ्लरिश हो चुकी थी इंडस्ट्री। बॉम्बे अगर आपको पता है तो मुंबई के एरिया को आज मुंबई कहते हैं उसको, ठीक है ना। एंड वेस्ट बंगाल का जो एरिया है बंगाल, तो अब डेफिनेटली वहाँ पे बहुत ज़्यादा बूम था, ठीक है ना। तब ये यूनाइटेड बंगाल था जिसमें अब बांग्लादेश भी आता है। During the Dash मूवमेंट नेशनलिस्ट आस्क्ड पीपल टू बाइकआउट फॉरेन क्लॉथ। तो किस मूवमेंट के द्वारा कहा गया कि आपको फॉरेन क्लॉथ को बाइकआउट करना, तो याद रखना स्वदेशी मूवमेंट जो 1905 और 6 दोनों में से एक ईयर में यहाँ पे लॉन्च की गई थी। और इसमें हमने क्या देखा, पार्टीशन ऑफ बंगाल होती है और इसके बदले में जो इंडियन जो नेशनलिस्ट है उन्होंने कहा कि भाई हमें अब कोई भी ब्रिटिश गुड नहीं इस्तेमाल करना, तो इसलिए हमें उसका बाइकआउट करेंगे, ठीक है। तो वो थी स्वदेशी मूवमेंट, आपको ये भी याद रखना है। स्पिनिंग जेनी वॉज इन्वेंटेड बाई, स्पिनिंग जेनी ये किसने इन्वेंट किया था फॉर द फर्स्ट टाइम, तो याद रखना ये किया था जेम्स हारग्रेव्स। क्या हारग्रेव्स ने ये इन्वेंट किया था फॉर दी फर्स्ट टाइम। जेम्स हारग्रेव्स इन्वेंटेड स्पिनिंग जेनी एंड किस ईयर में इसने ये किया था, तो याद रखना 1764 में। ऑप्शन भी हमारा राइट ऑप्शन आ जाएगा। सैयद हुकुम चंद सेट अप द फर्स्ट इंडियन जूट मिल इन, तो कहाँ पे उन्होंने किया था, कोलकाता के अंदर। याद रखना कोलकाता, देखो ये इंपॉर्टेंट कुछ लोकेशन होती हैं, आपको ये मार्क करना भी आना चाहिए एंड ये इंपॉर्टेंट जगह भी है। ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड डैश डैश टू सुपरवाइज वेवर्स इन इंडिया, तो इसने किसको मतलब अपॉइंट किया ताकि वो वेवर्स को सुपरवाइज कर पाएँ, तो इसका राइट आंसर किया जाएगा गुमास्तास, ठीक है ना। When did the first world war break up? डेफिनेटली सबको पता है 1940 में होता है। हाउ मेनी वर्कर्स वेयर देयर इन द इंडियन फैक्ट्रीज इन 1901, हमने अभी पूरा 5,84,000 कुछ वर्कर थे। ये क्वेश्चन आया है 2014 में, तो इसलिए आपको अच्छी तरह से याद करना पड़ेगा। When was the first cotton mill of अहमदाबाद सेटअप, तो अहमदाबाद की कॉटन मिल कब सबसे पहले सेटअप की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, ये याद रखना 1861 के अंदर, ठीक है। ऑलरेडी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, इग्नोर मत करना इसको। द फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज मेनली फॉट इन, तो याद रखना ये ऑलरेडी मैंने ये नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ाया था, तो ये हो गया था किसके अंदर जी, यूरोप के अंदर ये फर्स्ट फाट किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन है डैश वाज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल नेशन इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन ऑफ द वर्ल्ड, तो इंडस्ट्रियल नेशन दुनिया की सबसे पहले कौन थी, तो आप सभी को पता है ये थी ब्रिटेन। कौन थी भाई, ग्रेट ब्रिटेन सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइज नेशन थी वर्ल्ड की। डैश वाज द फर्स्ट सिंबल ऑफ द न्यू एरा इन ब्रिटेन, तो याद रखना कॉटन टेक्सटाइल पहला एरा था, न्यू एरा था ब्रिटिश के अंदर, ठीक है। डैश वाज द मोस्ट डायनामिक इंडस्ट्री इन द ब्रिटेन, तो कौन सी थी भाई, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये मोस्ट डायनामिक थी, ठीक है। डैश इंडस्ट्री लेड द वे इन द ब्रिटिश आफ्टर 1840, तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री ने वहाँ पे अपना क्या किया, इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया। आए समझ आपको अच्छी तरह से। ऑप्शन 3 हम देखें तो कॉटन वाज द मोस्ट डायनामिक इंडस्ट्री इन ब्रिटेन, कॉटन एंड साथ में आप आयरन भी या मेटल जो होता है उसको भी आप ऐड कर सकते हैं, कॉटन एंड मेटल, ठीक है ना। इल्गियन मिल स्टार्टेड एट डैश इन इंडिया, तो कहाँ पे ये स्टार्ट हुआ था, सबको पता है ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, कानपुर में। इंडस्ट्रियलाइज यूजुअली एम्प्लाइज ए डैश टू गेट ए न्यू रिक्रूट्स, तो किसको ये मोस्टली करते थे, जॉबर्स को, जॉबर्स जिसको हम कहते हैं जॉबर्स, JOBBERS को। डैश म्यूजिक इज़ पॉपुलर इन द ट्रेंडल एंड गोयाना, तो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा के रखा है, जब हमने पिछली वीडियो बनाई थी इसमें भी इसका आंसर मैंने बताया था, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर मैंने ऑलरेडी आपको बता के रखा है। एंड अगर हम पिछली वाली वीडियो में जाएंगे तो डेफिनेटली वहाँ भी उसका आंसर मिल जाएगा। देखो ये आपके लिए होमवर्क है एंड यू हैव टू गो थ्रू दैट वीडियोस, और ये आपको वहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, वुमेन्स फार्मड एज मच एज डैश परसेंटेज ऑफ मिल्क वर्कर इन द पीरियड बिटवीन 1916 एंड 1928, तो कितने परसेंट ये बनाती थी, याद रखना 14%, कितने बनाती थी, 14% बनाती थी, 40। उसके बाद गुलिट्स वेड एसोसिएटेड ऑफ डैश, तो गुलिट्स जो थे वो किसके साथ एसोसिएट करते हैं, मतलब वो प्रोड्यूसर्स होते थे, ठीक है ना, प्रोड्यूसर्स। उसके बाद द फ्लाई शटल वाज यूज्ड फॉर, तो फ्लाई शटल किसके लिए इस्तेमाल किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेविंग क्लॉथ के लिए, याद रखना किसके लिए, वेविंग क्लॉथ के लिए फ्लाई शटल का इस्तेमाल किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए इसमें मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। JN टाटा सेटअप द फर्स्ट आयरन एंड स्टील वर्किंग इंडस्ट्री इन इंडिया एट, तो कहाँ पे इन्होंने लगाया था सबसे पहले, तो याद रखना जमशेदपुर, ठीक है ना, इसलिए जमशेदपुर की जगह उसका नाम जमशेद जी टाटा है, JN टाटा हो गया, जमशेद जी टाटा ने जमशेदपुर में सबसे पहले सेटअप किया क्या अपना इंडस्ट्रियल आयरन स्टील इंडस्ट्री। डैश वाज द मोस्ट फ्लरिशिंग इंडस्ट्री इन 19th सेंचुरी इन इंडिया, तो 19th सेंचुरी में कौन सी सबसे मोस्ट फ्लरिशिंग इंडस्ट्री, तो याद रखना आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ठीक है ना। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट हमारे, आगे देखते हैं, आगे हमारे आते हैं ट्रू एंड फॉल्स, तो उनको भी एक नज़र देख लेते हैं। तो चलो ये हमारे आगे ट्रू एंड फॉल्स। तो स्पिनिंग जेनी वाज फर्स्ट इन्वेंटेड बाय जेम्स हार गिवेंस, तो ये हमारा ठीक है, इसको टिक कर देते हैं। द ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड
गोमोस्थस टू सुपरवाइज वेवर्स इन इंडिया, ये भी ठीक है, करेक्ट, इसको मारो। सेथ्स हुकम्स चांद सेट अप द फर्स्ट इंडियन जूट मिल इन कोलकाता, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड का राइट आंसर। यहाँ से चेक करके बताते हैं क्योंकि ये काफ़ी कन्फ्यूजन है, तो इसका राइट आंसर है ठीक है। मैं फोकस करूँगा जो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे पूछा जा चुका है, तो इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है द फर्स्ट, कहाँ पे है? द फर्स्ट कॉटन मिल इन बॉम्बे वाज केम अप इन 1854 एंड इट वेंट इनटू द प्रोडक्शन 2 ईयर लेटर, तो ठीक है, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। फैक्ट्रीज एम्प्लॉयज लार्ज नंबर ऑफ वुमेन्स इन द लेट 18th सेंचुरी एंड अर्ली 19th सेंचुरी, ये भी ठीक है, बिल्कुल। द फर्स्ट मॉडर्न जूट मिल इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश इन बंगाल, ये भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रोथ इंक्रीज आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार बिकॉज इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट, ठीक है, ये भी ठीक है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्या होता है? द अमेरिकन सिविल वार रिजल्टेड इन द रिडक्शन ऑफ कॉटन एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, तो क्या ये ठीक है या नहीं है? तो अगर हम देखें तो ये गलत है, ठीक है ना, 10th वाला गलत हो जाएगा, इसको मैं टिक कर देता हूँ एज रॉन्ग, यहाँ पे इसको हम चूज़ कर देंगे। द फर्स्ट वर्ल्ड वार बिगेन इन अगस्त 1914, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार कब स्टार्ट होता है? 1940 में स्टार्ट होता है, तो डेफिनेटली आप इसको करेंगे यस सर। उसके बाद जॉन केनी इन्वेंटेड फ्लाई शटल, तो जॉन केनी ने फ्लाई शटल को इन्वेंट किया था, तो डेफिनेटली ये भी याद रखना। न्यू मॉडल स्टीम इंजन वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय पॉल विल्सन, तो क्या पॉल विल्सन ने किया था? तो इसका आंसर नहीं, हमने कहा था कि किसने किया था, वो ऊपर हमने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ा हुआ है। द आर्ट ऑफ द ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश राइटिंग इज कॉल्ड कैलोग्राफी, तो बिल्कुल ठीक है भाई, ये कैलोग्राफी ही कहते हैं इसको, ठीक है ना। उसके बाद 15 देख लेते हैं। प्रोटो इंडिकेट्स द फर्स्ट और द अर्ली फ्रॉम द समथिंग, प्रोटो का मतलब होता है, प्रोटो हिस्ट्री देखोगे इसका मतलब होता है अर्ली, तो यहाँ पे ये ठीक होगा, ठीक है ना। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs ऑन द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एग्जाम ओरिएंटेड है, हमने यहाँ पे लाने की कोशिश की। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको ये पूरा डब्बा मिलेगा। यहाँ पे ऑलरेडी कश्मीर एंड जम्मू में ये पूछे जा चुके हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। इसके जो नेक्स्ट यूनिट है, हम उसको बाद में उस पर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट की जाती है हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू गाइस।